अस्सलाम वालेकुम। मैं जमशेद उस्मानी और आप देख रहे हैं गोल्डन टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हाफिज़ शाह नज़र साहब। हाफिज़ शाह नज़र साहब, गोल्डन टाइम में आपका इस्तकबाल है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ अपनी बात आपके ज़रिए आवाम तक पहुंचा सकूं। आपका ही बहुत बहुत मशकूर हूं। हाफिज़ शाह नज़र साहब एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो बेबाक बात कहते हैं। बिलखसूस माइनॉरिटीज़ के मामले में आप महारत हासिल रखते हैं। हाफिज़ साहब, हमारे अपने सूबा उत्तराखंड को बने हुए 22 साल हो गए हैं, जिनमें 10 साल कांग्रेस की हुकूमत रही। जैसा कि कांग्रेस पे इल्ज़ाम भी लोग लगाते हैं कि सारी तुष्टिकरण करती है। कांग्रेस का भी बड़ा दावा है कि हम माइनॉरिटीज़ बिलखसूस मुसलमानों के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन हमारे अपने सूबे में इस 22 साल के दौर में लगभग आधी आधी दोनों की हुकूमतें रही हैं। आपका क्या कहना है, माइनॉरिटीज़ के लिए किस पार्टी ने क्या किया है? बहरहाल अब उत्तराखंड के बारे में आपने मालूम किया है कि 10 साल तक कांग्रेस की हुकूमत रही है और करीब 10-11 साल अब भाजपा को भी हो गए हैं। दूसरा टर्म लगातार चल रहा है। नीतिगत फैसलों में कुछ भिन्नता हो सकती है, लेकिन माइनॉरिटी के कल्याण के लिए योजनाएं हैं, उनमें बहुत ज़्यादा 19-20 का फ़र्क चल रहा है। मैं अगर आपको विस्तार से थोड़ा सा आप समय दें मुझे, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंदर आने वाली कुछ जो निगम, आयोग और मंत्रालय हैं, वो यथावत कांग्रेस के ज़माने में भी चल रहे थे और आज भाजपा के दौर में भी चल रहे हैं। कांग्रेस की हुकूमत बनी 2002 में शुरुआत में, तो तिवारी जी ने वक्फ बोर्ड का गठन किया, उसमें अध्यक्ष बनाए। उसके बाद भाजपा की गवर्नमेंट बनी, उन्होंने भी पूरे 5 साल तक अल्पसंख्यक आयोग में और वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष रखा। अब दोबारा फिर कांग्रेस की सरकार बनी, वहाँ भी रहा। अब फिर बीजेपी की 6 साल से लगातार वक्फ बोर्ड में भी अध्यक्ष है और माइनॉरिटी आयोग में भी अध्यक्ष है। वो माइनॉरिटी के लोग होते हैं। एक दिलचस्प आपको वाक़या बताता हूँ। 2012 में कांग्रेस की सरकार बनी तो ये तय हुआ कि हम उर्दू अकादमी बनाएंगे। उस समय के तत्कालीन जो हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि भाई मेरे वालिद मोहतरम यूपी के ज़माने में यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं हेमंत नंदन बहुगुणा, उन्होंने वहाँ उर्दू अकादमी बनाई थी, तो मेरा भी दिल चाहता है कि मैं यहाँ उर्दू अकादमी बनाऊँ। मैं भी उसका हिस्सा रहा। जब वो शुरुआत में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी में काफ़ी लोग शामिल रहे, तो उन्होंने 2.5-3 महीने में ड्राफ्ट बनाया। अब आप तसव्वुर कीजिएगा कि उर्दू अकादमी का ड्राफ्ट 2012 नवंबर में बनके तैयार हो गया, उनके सुपुर्द कर दिया गया। अब वो माइनॉरिटी से प्रेम करने वाली, उर्दू को अपनी ओढ़ना बिछोना बताने वाली कांग्रेस ने उस उर्दू अकादमी का गठन करने में पूरे 4 साल निकाल दिए। 2016 25 दिसंबर, जब आचार संहिता लगने से 7 दिन पहले उत्तराखंड उर्दू अकादमी का गठन किया गया। अब जिन लोगों को, महानुभावों को उसमें शामिल किया गया था, बनाया गया था, अब वो 5 दिन में क्या करेंगे? फिर सरकार बदल जाती तो सबको इस्तीफ़ा देना पड़ जाता है। तो इसी तरह से एक और उदाहरण है, जब माननीय नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री बने 2002 में, तो उन्होंने 2004 में एक मुस्लिम एजुकेशन मिशन बनाया, जिसके पीछे मकसद ये था कि भाई जो माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन हैं, ख़ासकर मदरसे हैं, उनका आधुनिकीकरण हो जाए। हमने उस ज़माने में उसकी मुखालफत भी की और उनसे पूछा कि मिशन तो किसी चीज़ को फ़तेह करने का होता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको कंप्यूटरकरण करके देंगे। हमने कहा कि नहीं, एक अब संवैधानिक संस्था बनाइए। दूसरे राज्यों की भांति उत्तराखंड में भी उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद का गठन कीजिए, उससे मदरसों को पंजीकृत कराइए, उनकी मान्यता दीजिए, उनको समकक्षता दीजिए। लेकिन ये बात तिवारी जी की तक हम पहुंचाने में शायद सक्षम नहीं रहे, तो उनका पूरा कार्यकाल इसमें बीत गया। यही बात हमने जब भाजपा सरकार बनी तो खंडूड़ी जी के सामने रखी। उन्होंने 2 साल के बाद मदरसा बोर्ड को क़याम कर दिया, मुस्लिम एजुकेशन मिशन को मर्ज कर दिया मदरसा बोर्ड में। जो काम कांग्रेस कर सकती थी, उसके पास मौका था, नहीं किया।
7 में कांग्रेस की हुकूमत चली गई, 8 में भाजपा की हुकूमत बनी, 2 साल बाद उन्होंने मदरसा बोर्ड का गठन कर दिया। ये बात दीगर है कि उसमें उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन जो मौके कांग्रेस के पास माइनॉरिटी के कल्याण के लिए थे वो उसको कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। भाजपा को मौका मिला, उन्होंने कर दिया। अब बिल्कुल ताज़ा मामला देखिए आप, अब सरकार बनी अब धामी जी की दोबारा, तो इन्होंने सबसे पहले वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया, हज कमेटी में चेयरमैन नियुक्त कर दिया, मदरसा बोर्ड में सदस्य बना दिए। अब अगर कांग्रेस का कार्यकाल होता तो शायद वो समय लेती है ज़्यादा। क्यों लेती है, उसके पीछे के बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास इन संस्थानों में आने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। भाजपा के पास सीमित संख्या है, तो वो उस सीमित संख्या में से जल्दी लोगों को अपॉइंट कर देती है और वो कामकाज शुरू कर देते हैं। कांग्रेस के पास ज़्यादा लोग हैं तो उनमें से छांटती है कि किसको बनाया जाए किसको ना बना जाए। इस जद्दोजहद में शायद वो वक्त भी ले लेती है। उस वक्त लेने से लेकिन जो माइनॉरिटी का कल्याण हो सकता था वो बाधित हो जाता है। मैं किसी पे इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ हकीकत को आपके सामने रखी। आपने सवाल किया कि क्या फ़र्क है, वो ये है, इन 22 साल में दोनों पार्टियों की जो हुकूमत रही है, आप जो अब तक के मुसलमानों के लिए दोनों पार्टियों ने जो भी काम किए है, उसकी बुनियाद पे आप दोनों पार्टियों को 10 में से कितने कितने नंबर देना चाहेंगे? देखिएगा, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। कांग्रेस क्या है कि स्कीम लाने में बहुत एडवांस है, स्मार्ट है, वो स्कीम बनाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे आप, मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप देखिएगा सूचना का अधिकार का हो, मनरेगा हो, आपका फूड सिक्योरिटी का हो, शिक्षा का अधिकार हो, कांग्रेस ने नो डाउट अच्छी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन क्रियान्वयन कराने में भाजपा अभी तक उनसे थोड़ा सा आगे दिख रही है। वजह जो भी हो, उनके यहाँ इच्छा शक्ति की कमी रही हो, इनके यहाँ पर वन मैन शो हो, जो भी वजह हो, लेकिन योजनाओं को क्रियान्वित कराने में खासकर चाहे वो सेंटर की हो चाहे उत्तराखंड की हो, अभी भाजपा थोड़ी सी आगे दिख रही है। वो जो कहती है, अब आप देखिएगा, उन्होंने कहा कि हम मन की बात कार्यक्रम कराएंगे। अब मन की बात का कार्यक्रम, चाहे वो कोई भी नज़रिया हो, बात कोई भी कही जा रही हो, वो कोई बात कह रहे हैं तो उस बात पर 100% अमल करने के लिए तैयार हैं, करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ क्रियान्वयन कराने की जो कमी थी वो कांग्रेस में दिखी। शायद उसी का खामियाजा उसको आज ये मिला कि उसने अच्छी स्कीम बनाई, लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारा फंड भी दिया, लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं भी शुरू की, लेकिन वो उसका लाभ उस अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है उस तक नहीं पहुंचा पाई। एक ही बुनियादी फ़र्क जो मुझे महसूस देता है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूं। अब नंबर तो हम कोई एग्जामिनर नहीं है कि हम किसी को कोई नंबर दें। सब ने अपने अपने सतह पर रहकर सही काम किया है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने बहुत काम नहीं किया, उन्होंने भी काम किया। अब उत्तराखंड में हरीश रावत के ज़माने में एक हुनर योजना आई, योजना आ गई, पैसा भी आ गया, अब लेकिन वो उनका वक्त उनको कम मिला, अब उस पे काम अब ये हुकूमत कर रही है। हुनर योजना के तहत बहुत सारे संस्थाओं को काम दिया गया है और बच्चे स्किल डेवलपमेंट से जुड़ रहे हैं। वो योजना खासकर मदरसों के बच्चों के लिए आई थी, अब सब लोग उससे जुड़ रहे हैं। एक और योजना लाई थी उस ज़माने में कांग्रेस, खासकर हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना, जिसके तहत बहुत सारे कब्रिस्तानों की, शमशान घाटों की बोर्डिंग की गई। वो कांग्रेस ने शुरू की, लेकिन आज भाजपा भी उस पर काम कर रही है। ऐसा नहीं है भाजपा उस पर काम नहीं कर रही है। हम किसी हुकूमत को इल्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो आपका सवाल था कि भाई क्या कांग्रेस मुसलमानों को पीछे रख के, हाँ ये दिख रहा है, सेंटर से लेकर उत्तराखंड तक दिख रहा है। अब जब उत्तराखंड का चुनाव हुआ तो आप देखिएगा कि जो बड़े कांग्रेस के मुस्लिम नेता हैं उनको उतनी ही सीमित संख्या में लाया गया, उतनी ही सीमित दायरे में उनसे प्रचार कराया गया, ताकि एक माहौल ना बन सके। जो चुनाव होते हैं वो मजहबी एतबार पर ना हो सके, उससे बचना चाहती है कांग्रेस। यहाँ जब बात आती है सॉफ्ट हिंदुत्व
या हिंदुत्व की बात, सांप्रदायिकता की बात, मेरा अपना मानना है, बल्कि मुल्क के बेशतर लोगों का मानना है कि देश के बहुसंख्यक में, यानी देश के बहुसंख्यकों को जो बहुसंख्यक है वो आज भी सेकुलरिज्म में यकीन रखता है। लेकिन अपने आप को सेकुलर कहने वाली पार्टियां जब सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती हैं तो वो कहाँ खड़े हुए दिखते हैं वो लोग, वो कहाँ जाएंगे, वो किसके पास जाएंगे, उनका वो टारगेट में क्यों नहीं होते इन पार्टियों के? देखिएगा, कांग्रेस का ये कहना है कि सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व हमारी नज़र से कुछ नहीं है। हिंदुत्व एक जीवन शैली है। तो ये अब बात में हकीकत है कि देश का अक्सर बड़ा तबका वो सेकुलर है। ये बात दीगर है कि चुनावी वक्त में कौन किसको वोट करता है, किस मुद्दे पर वोट करता है, किस मुद्दे पर सपोर्ट करता है, ये चुनावी माहौल पर निर्भर करता है। लेकिन आम जिंदगी में हम देखेंगे तो देश का एक जो बड़ा तबका है वो भी सेकुलर है। उसमें हम उसको ये नहीं कर सकते कि भाई वो एक भीड़ का हिस्सा बन के कोई चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो चंद लोग हैं जो भीड़ का हिस्सा बनकर एक नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं, वो चंद लोग हैं। और ये जो बड़ा तबका है इसकी जिम्मेदारी है कि इस बिगड़ते हुए माहौल को, इस बिगड़ती हुई फ़िज़ा को, इस बढ़ती हुई नफ़रत को कम करने के लिए मेरे कहने से असर नहीं होगा, मेरे आगे बढ़ने से कोई काम नहीं बनेगा। कि माहौल उस तरह का है कि जो हमारा बड़ा तबका है, जो जिसके हिस्से में बड़ी जिम्मेदारी है, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो चाहे कोई सामाजिक संगठन हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि इस बिगड़ती हुई फ़िज़ा को पुरअमन बनाने के लिए वो पहल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त दिया अपना।